हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इस सीरीज़ में हम बीपीएससी 67th प्री को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत करेंगे हम परीक्षा मंथन से। ठीक है, जो किताब आती है परीक्षा मंथन की, उसी से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और हम इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स होंगे उन सबको देख लेंगे, थोड़ा सा उनकी व्याख्या भी कर देंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। लेकिन एक बार इसको अगर सुन लेंगे तो एक ब्रीफ टाइप में हो जाएगा, कि समरी टाइप में, कि आपको अच्छा मोटा मोटा समझ आ जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, और कई सारा बेनिफिट भी मिलेगा आपको आपकी परीक्षा में। जैसे बीपीएससी 67th प्री होने वाला है, एक है एग्ज़ाम है बीएसएससी सीजीएल करके, है ना, सीजीएल करके, तो इसमें भी इसका अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलेगा। वैसे आधुनिक भारत का जो इतिहास है ना, कालक्रम में अगर देखा जाए, जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, तो अगर कालक्रम देखा जाए तो ये 1707 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। लेकिन लेकिन हम आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हम यूरोपियों के आगमन से इसकी शुरुआत कर देते हैं। यूरोपियों के आगमन से शुरुआत करते हैं पढ़ना, तो ये हम चलते हैं 1498 मतलब 15वीं शताब्दी का अंतिम दौर चल रहा है, कि वास्को डी गामा उस समय आता है। ठीक है, पुर्तगाल का एक यात्री है जो कि रास्ता खोजते हुए वो पहुंचता है भारत। ठीक, एक कालक्रम में हम 1707 पढ़ते हैं, आधुनिक भारत पढ़ते हैं, तो हम उसकी शुरुआत जब करते हैं पढ़ने की, तो यूरोपियों के आगमन से करते हैं। इन दोनों में विशेष अंतर है। जैसे कि एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत में किसका शासन था, तो इस प्रश्न का उत्तर है अकबर, है ना। ये आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ कि यूरोपीय वासियों को एक नया मार्ग खोजना पड़ गया अपने व्यापार के लिए, जो कि समुद्री मार्ग था। वो हुआ ये था कि जैसे कि थोड़ा सा अगर हम इसके मतलब पिछले कुछ, मतलब इसके बैकग्राउंड में अगर जाएं, पृष्ठभूमि में जाएं, तो मध्यकाल का जो व्यापार था ना भारत का पश्चिमी देशों के साथ, जो जुड़ाव था, उसके लिए 2 मार्ग थे। एक तो था भैया लाल सागर, और दूसरा था फारस की खाड़ी। लेकिन याद रखना, दोनों मार्गों से व्यापार नहीं होता था। होता किससे था, देखिए, लाल सागर वाला जो मार्ग था उसमें बहुत अधिक कोहरा पड़ता था, और दूसरी चीज़ उसमें चट्टानें बहुत थी। तो ये मार्ग थोड़ा सा दुरूह टाइप का था। दुरूह एक शब्द है, कठिन, जिसको बोलते हैं। तो ये सारा का सारा जो व्यापार होता था वो होता था फारस की खाड़ी से। फिर क्या हुआ कि अब ऐसा क्या हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1453 का समय है। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर ली। फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था, अब उस पर नियंत्रण किसका हुआ, तुर्कों का हो गया। अब तुर्क क्या करेंगे, कई सारे दिक्कतें पैदा करने लग जाते हैं। वो टैक्स भारी मात्रा में वसूलने लग जाते हैं, जिसके चलते यूरोप के जो व्यापारी वर्ग, यूरोप का व्यापारी वर्ग था, वो थोड़ा सा परेशान होने लग गया। भाई, भौगोलिक खोजों, व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल का पहला बहुत बड़ा वो रहा है, योगदान रहा है। और हो सकता है कि पुर्तगाल का व्यापार ज़्यादातर मात्रा में हो रहा हो, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया कि भाई एक रास्ता ऐसा खोजा जाए कि व्यापार हो हमारा स्टार्ट हो जाए। तो वहाँ का एक शासक है, हैं, वो उस शासक का नाम है
प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, तो 1486 में एक पुर्तगाली नाविक है, नाम है उसका बार्थलोम्यू डेज। 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यू डेज जो है अफ्रीका के उत्तमाशा द्वीप, जिसको हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं ना, वहां की खोज कर ली उसने। फिर क्या होता है, इसके बाद 1492 में कोलंबस निकलता है, जो कि अटलांटिक महासागर में यात्रा शुरू करता है और ये अमेरिका की खोज कर लेता है। निकलता तो भारत की यात्रा पर है, लेकिन अमेरिका की खोज कर लेता है। लेकिन अंततः 1498 में एक यात्री है वास्को डिगामा, उत्तमाशा अंतरिक्ष से होता हुआ जो भारत पहुंचता है और केरल के तट पे कालीकट नामक जगह पर पहुंचता है, जहाँ पे जमोरिन नामक राजा है, उसका एक शासन होता है वहाँ पे। तो अरब लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे, तो वो लोग उसका विरोध तो किए, लेकिन जमोरिन ने उसको वास्को डिगामा का स्वागत भी किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे पहले भी। ठीक है, तो अब जमोरिन ने इसका स्वागत किया है, बढ़िया। साथ में उसने मसाला और जड़ी बूटी ले जाने की इसको अनुमति भी प्रदान कर दी। जो एक प्रश्न पूछा जाता ना कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम क्या है, तो क्रम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है प्रश्न में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498, फिर 1605 में डच आए, फिर आए ब्रिटिश 1608 में, फिर आए डेनिश 1616 में, और फिर आते हैं फ्रांसीसी 1667 में। यहाँ पे इनकी कंपनियों के नाम भी दिए गए हैं। जैसे कंपनी का नाम देख लें तो पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। वहीं पे डच की कंपनी है विरिंग दे ओस्ट इंडिसे। ब्रिटिश की कंपनी है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। डेनिश की कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसी कंपनी का नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटल। ठीक है, तो ये कंपनियों के नाम है और कंपनियों के आने का क्रम है, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रश्न क्योंकि कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुर्तगालियों की देन देखेंगे। तो पुर्तगालियों की क्या देन रही है, पुर्तगालियों ने हमको क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, 1500 की बात है कि अल्फ्रेड कैब्रल है एक, इसके नेतृत्व में पुर्तगालियों का एक दूसरा अभियान आया और वो भी मसाला लेकर यहाँ से वापस गया है। 1502 में फिर से वास्को डिगामा आता है, याद रखना। और 1502 में जब वास्को डिगामा आता है तो इसने कोचीन जगह है, कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की। जगह का नाम है कोचीन, ध्यान रखना। 1502 में आया था तब, लेकिन याद रखना ये कोई गवर्नर नहीं है। ठीक है, इसने कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की, मतलब कि पहली यूरोपीय फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हो गई। फिर से 1505 में एक और पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई और इसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी, और इस हिसाब से भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना अल्मीड़ा, जो 1505 से लेकर 1509 तक रहा। इसने कोचीन का दुर्गीकरण कराया और इसे ही मतलब कोचीन को ही अपना मुख्यालय बना लिया। इसने गुजरात में तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया अपने। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है अल्बुकर्क का। अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। 1510 में इसने बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी भी करवा दी उसकी। ठीक है, मतलब एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ पुर्तगाल का। तो अल्बुकर्क कौन है, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क नाम है उसका। उसके बाद फिर से वास्को डिगामा आता है।
कब 1524 से 1529 तक के लिए गवर्नर बनकर आता है। लेकिन याद रखना कि 1529 में इसकी मृत्यु हो जाती है वास्को डी गामा की, और गोवा में ही इसकी मृत्यु होती है। गोवा में एक जगह का नाम है वास्को डी गामा, ये भी ध्यान रखना है। और गोवा में ही इसकी कब्र भी बनवाई गई। सेंट जेवियर ईसाई संत हैं, उनकी भी कब्र गोवा में ही है, ध्यान रखना। फिर आता है नीनो दी कून्हा। नीनो डी कून्हा 1529 से लेकर 1538 तक ही रहता है। उत्तराधिकारी बना अल्बुकर्क का, वास्तविक उत्तराधिकारी था अल्बुकर्क का ये, और इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंट थॉम और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर क्या करता है, पुर्तगाली वाणिज्य का विकास कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ कहानी है, थोड़ा हमको याद रखना है। अच्छा, पुर्तगालियों की हम देन देख लें तो भारत में प्रेस या छापे खाना का विकास हुआ। तंबाकू की खेती सबसे पहले 1508 में दक्षिण भारत में की गई, वो भी पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू हुई थी, शाहजहां के शासनकाल में, है ना। शाहजहां का काल तो नहीं था, है ना, नहीं, ठीक है। तंबाकू की खेती पहली बार 1508 में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई। उसके बाद उत्तर भारत में जब तंबाकू की खेती की शुरुआत होती है तो तब वो समय है शाहजहां का। ठीक है। अच्छा, भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती पुर्तगालियों की ही देन है, तो ये भी हमको याद रखना है। अब प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर हमने बता ही दिए कि कौन कौन था भाई, ये आपको पहले से ही हमने बता रखा है। ठीक है। अब हम देखेंगे डचों के बारे में थोड़ा सा। डच कौन है भाई? डच जो है ना, इनको ये जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, 1595 में कार्नेलियस नाम है इसका, कार्नेलियस हाउटमैन नाम है। इसके नेतृत्व में डचों का पहला अभियान पहुंचता है सुमात्रा। क्या नाम है? कार्नेलियस हाउटमैन नाम है। सुमात्रा इसका अभियान धल पहुंचता है। 1602 में डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक संस्थान की स्थापना कर दी। 1605 में डच नौसेना नायक था वान देर हेग। इसके नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा गया और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में, याद रखना, डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है भारत में, मसूलीपट्टनम, जिसको मछली पट्टनम भी कहते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे ही अपना मुख्यालय भी बना लिया। 1653 में एक बार बंगाल का चिंसुरा जो था ना, वहाँ भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1653 में कई बार पूछा गया है कि डचों ने अपनी चिंसुरा में फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था, ये भी बात हमको याद रखनी है। ठीक है। अब डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं अगर देखें ना, तो सूती वस्त्र करते थे, नील है, कच्चा रेशम है, सोरा है, अफीम है, चावल है, नमक है, इन सब का ये लोग व्यापार करते थे। और अगर हम डचों के द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों के बारे में देखें ना, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 1605 में मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1606 में पेत्तोपोली आंध्र प्रदेश में, 1610 में पुलिकट आंध्र प्रदेश, 1616 सूरत गुजरात में, और 1627 पीपली पश्चिम बंगाल, 1653 पश्चिम बंगाल में चिंसुरा में, तथा 1658 में इन्होंने कासिम बाजार, बालासोर और नेगपत्तम में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम आगे चलेंगे तो अंग्रेजों द्वारा भारत में देख लेंगे कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं। अंग्रेज कौन भाई? 1608 में जेम्स हॉकिंस आता है ना, आप लोग पढ़े हैं कि निकला तो था अकबर के दरबार में आने के लिए, लेकिन वो पहुंचा जहांगीर के दरबार में। क्यों? क्योंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी उस समय तक। एलिजाबेथ फर्स्ट का समय है ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है। व्यापारिक उन्नति के लिए भी इन्होंने कई सारे प्रयास किए।
31 दिसंबर 1600 को इन्होंने एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना की, नाम रखा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर भी रहे। कंपनी ने अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की 1601 में, ठीक है। और ये कंपनी का जहाज जो था ना, इंडोनेशिया गया था, ठीक। पहली बार जहांगीर के दरबार या मुगल के दरबार में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक जहाज भेजा गया। उस जहाज का नाम याद रखना भैया, जहाज का नाम है हेक्टर। हेक्टर क्या है? जहाज का नाम है। और ये वहाँ पहुँचा सूरत, और सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की है। कौन सी? अस्थायी फैक्ट्री, ठीक है। अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ स्थापित की? सूरत में। तो दो प्रकार की फैक्ट्री, एक तो होगी अस्थायी, एक होगी स्थायी। तो अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने सूरत स्थापित की। तो कैप्टन हॉकिंस जो कि सूरत से ही जहांगीर के दरबार में पहुंचा, और इसने 400 का मनसब भी प्राप्त किया जहांगीर से, और खान या इंग्लिश खान की उपाधि भी इसको प्रदान की गई जहांगीर के द्वारा। साथ में आर्मेनिया की एक महिला से इसकी शादी भी करवा दी गई थी। ये सब भी आप इतिहास में पढ़े होंगे। 11 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट मछलीपट्टनम, जो कि अभी हमने पढ़ा था, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर दी। 1613 में फिर से इन्होंने क्या किया कि अपनी स्थायी फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने सूरत में कर दी। 1615 का समय है। जेम्स फर्स्ट जो सम्राट थे, उनका एक राजदूत है, नाम है सर टॉमस रो। फिर से वो जहांगीर के ही दरबार में आया, और ये 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहा है, 1615 से लेकर 1618 तक। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। फिर 39 में चंद्रगिरी का शासक है, इससे अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर लिया, और अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण भी कर दिया वहाँ पे। 1661 का समय है। ब्रिटेन के सम्राट हैं चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह हुआ पुर्तगाली राजकुमारी हैं कैथरीन के साथ, और इनको मुंबई क्या मिली? दहेज में मिल गई। किससे मिली? पुर्तगालियों से मिलती है, ठीक है। 1669 में चार्ल्स सेकंड ने क्या किया कि बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। और कंपनी क्या किया? कंपनी ने ओंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया, ठीक है। 1698 में बंगाल के एक जमींदार थे इब्राहिम खां। इनसे अंग्रेजों ने 1200 में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली थी। वो तीनों गांव कौन थे? गोविंदपुर, कोलिकाता, सूतानाती, ऐसे करके 3 गांव की जमींदारी उन्होंने ले ली। और इन्हीं तीनों गांवों पे क्या हुआ ना, कलकत्ता का निर्माण भी हुआ, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर ये तीनों गांव ही आगे चल के कलकत्ता बन जाते हैं, और कलकत्ता शहर जिस व्यक्ति ने बसाया था उसका नाम था जॉब चारनॉक, ओके, जॉब चारनॉक था। 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ, और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। कौन केंद्र बना? कलकत्ता, जो कि फोर्ट विलियम किला था। 1715 में क्या होता है कि कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल है, जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट हैं फर्रुखसियर, क्योंकि इसमें फर्रुखसियर ही है, तो फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है और उनसे कुछ प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? उसको बोलते हैं स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया फर्रुखसियर से। हैमिल्टन नामक एक व्यक्ति था इनके उसमें, वो चिकित्सक था। उसने क्या किया? फर्रुखसियर की किसी बीमारी से उनको निजात दिलवाया था, इलाज किया था। उसी से फर्रुखसियर खुश होके क्या किया? एक सुनहला फरमान जारी कर दिया कंपनी के नाम से, ठीक है। और 1717 में इन्होंने उसी फरमान के जरिए कंपनी को व्यापार करने का रास्ता भी दे दिया, ठीक है। तो अब
ये तो एक कहानी हो गई। अब हमें ये पता करना है कि आखिरकार अंग्रेजों ने जो भारत में फैक्ट्री अपनी स्थापित की वो कहाँ कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1608 में, देखिए सूरत में अस्थायी रूप से, स्थायित्व तो मिला 1613 में इसको, 1611 मसूलीपट्टनम में, 1616 अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा में स्थापित की, गोलकुंडा में 1632 में, 1633 में बालासोर हरिहरपुर में उड़ीसा में, और 1639 में मद्रास, 1651 हुगली, 1669 1669 में बम्बई और 1700 में कलकत्ता में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, अब ये सब तो ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज़ हमको ये भी ध्यान रखना, डेनिश कंपनी भी एक है जो कि 1616 में भारत आई थी और बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की, और यही भारत में इनका केंद्र भी बना था। डेनिश नाम से ही पता चल रहा है कि डेनमार्क के रहने वाले रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, भारत में क्या है कि दो कंपनियां हैं, ब्रिटिश और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस कंपनियां दो हैं, और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं अच्छे वाले। तो जाहिर सी बात है, दो प्रतिस्पर्धी जुटेंगे तो युद्ध तो होगा ही। फिलहाल युद्ध पढ़ने से पहले हम फ्रांसीसियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, फ्रांसीसियों की थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए कि फ्रांस का एक शासक है लुई 14वां। इसके शासनकाल में एक इसका मंत्री है, कोलबर्ट नाम है, जिसके प्रयास से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1667 में फ्रांसिस कौरों के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान भेजा गया भारत, और वो पहुंचा सूरत, वो भी पहुंच गया। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है? सूरत में ही। ठीक है, 1669 में क्या होता है, फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, देखिए मसूलीपट्टनम अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, सब ने अपनी फैक्ट्री अपनी अपनी स्थापित की है मसूलीपट्टनम में, ध्यान रखना। 1673 में बंगाल का सूबेदार है शाइस्ता खां से इन्होंने ज़मीन प्राप्त की, और इसी ज़मीन पर इन्होंने चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का निर्माण किया। 1701 में पांडिचेरी को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, और गवर्नर था फ्रांसिस मार्टिन नाम था इसका। 1735 में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया, और इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। अब भारत में दो अच्छे प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं अच्छे वाले, तो इनके बीच लड़ाई भी होनी है। तो जो लड़ाई हुई ना, वो हम कर्नाटक युद्ध के रूप में पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये सब हम इसी में पढ़ लेते हैं फिर। तो देखिए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, इसमें जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है 1746 से लेकर 1748 के बीच में। कारण क्या था? ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का प्रश्न था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में अमेरिका में युद्ध स्टार्ट हो चुका था। समाप्ति होती 1748 में, ध्यान रखना, एक्सला शाइपल की संधि के द्वारा। कई बार प्रश्न पूछा गया, परिणाम क्या निकलता है? अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब की पराजय हो जाती है पहले युद्ध में। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि 1746 में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया, और कहीं कहीं इसी को इसका कारण भी माना जाता है कि इन्होंने इनके बेड़े पर कब्जा कर लिया, इसलिए ऐसा हो गया। बार्नेट नाम था उसका, याद रखना, अंग्रेज है। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से इसकी शिकायत भी की, लेकिन नवाब जो था वो भी भाई डुप्ले की बात पर ध्यान भी नहीं दिया। डुप्ले ने क्या किया, अंग्रेजी बस्ती जो थी मद्रास, उस पर घेरा डाला, और अब अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा था। क्यों? अब डुप्ले ने घेरा डाल दिया था भाई, तो नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए बोल दिया। अब जब नवाब ने डुप्ले की बात नहीं मानी, तो डुप्ले नवाब की बात क्यों मानेगा? सीधी बात है। तो भैया युद्ध होना तय हो गया। युद्ध होता है सेंट थॉम का युद्ध। इसी प्रथम कर्नाटक युद्ध का ही एक अंग है ये, सेंट थॉम का युद्ध हुआ।
ये 1748 में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो सेंट थॉम का जो युद्ध है वो प्रथम कर्नाटक के युद्ध का ही एक हिस्सा है, ये हमको याद रखना है। फिर हम देखेंगे दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है 1748 से लेकर 1754 तक। इसमें दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप इसका कारण रहा है। 1755 में पांडिचेरी की संधि होती, दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त भी होता है। ठीक है, अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पे अच्छी हो जाती भाई। हैदराबाद का निजामुल मुल्क आसफ जाह है, इसकी मृत्यु होती। इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो संघर्ष में क्या हो जाएगा भाई, निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका पुत्र है नासिर जंग, जो कि हैदराबाद का निजाम बना। और इसी समय नासिर जंग का एक भांजा है मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत कर दी। 1748 में मराठों ने चंदा साहब को भी रिहा कर दिया था, समय भी था सही वाला, और कर्नाटक में उन्होंने भी अपने उत्तराधिकार की मांग कर ली। अब क्या होगा कि पहली बार डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब के लिए चंदा साहब का साथ दिया। तो मुजफ्फर जंग हैं, चंदा साहब हैं और डुप्ले हैं, ये तीनों लोग एक तरफ हुए। 1749 में कर्नाटक पर इन लोगों ने क्या किया, आक्रमण कर अंबूर लड़ाई में अनवरुद्दीन जो था उसको उन्होंने पराजित कर दिया। किसको पराजित किया, अनवरुद्दीन को। तो अनवरुद्दीन का पुत्र है उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद अली, जो कि भाग कर त्रिचनापल्ली दुर्ग में शरण ले ली भाई। शरण लेने से क्या होगा कि फ्रांसीसियों का प्रभाव अभी बढ़ रहा है। अंग्रेज अब शांत तो होने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोकना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि निजाम पद के लिए नासिर जंग और कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दे ही दिया। आखिरकार ये मोहम्मद अली कौन है भाई, अभी हमने मोहम्मद अली के बारे में जो पढ़ा है कि मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का ही पुत्र है। ठीक है, 1750 में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से क्या होता है, कर्नाटक पर इन्होंने आक्रमण किया और त्रिगुट जो मित्र शक्तियां थी ना उनको इन्होंने पराजित भी कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में नासिर जंग की भी हत्या कर दी जाती है। इसका लाभ उठाया डुप्ले ने। डुप्ले ने लाभ उठा क्या किया, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। फिर से समय आ गया 1752 का और क्लाइव है, इसने आरकाट पर आक्रमण कर दिया। चंदा साहब के पुत्र थे जो कि राजा साहब नाम है, इनके नेतृत्व वाली सेना भी पराजित हो गई। ठीक है, आरकाट पर अधिकार हो गया रॉबर्ट क्लाइव का। ये खबर सुनकर चंदा साहब जो थे ना वो त्रिचनापल्ली भाग गया। चंदा साहब त्रिचनापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौर के राजा ने भी क्या की, बड़ी अच्छे काम किया, उसने उसकी हत्या कर दी। अब 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को क्या किया, वापस बुला लिया। ठीक है, अब उसके जगह पे भेजा जाएगा गोडेहो को। गोडेहो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, गोडेहो आएगा गवर्नर बनकर भारत। उसने आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कर दी भैया। 55 में पांडिचेरी की संधि होती है। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध है 56 से 63 के बीच लड़ा गया, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। कारण था इसका 63 की पेरिस की संधि से ये समाप्त होता है, अंग्रेजों की विजय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 1755 में पांडिचेरी की संधि होती है। ठीक है, और ये गोदेहो देहो जो आए थे ना, और जो बीच में डुप्ले को वापस बुला भी लिया गया था, जो युद्ध चल रहा था आरकाट पे, कहीं आक्रमण हो रहा है, कहीं कर्नाटक में कर्नाटक पे आक्रमण हो रहा है, कहीं नवाब बनाया जा रहा है, कहीं नवाब उतारा जा रहा है। तो वो उस वाले युद्ध में क्या हुआ, उस वाले युद्ध की समाप्ति हुई है पांडिचेरी की संधि के द्वारा। लेकिन तीसरा कर्नाटक युद्ध अभी तो चल ही रहा है, क्योंकि 1755 का समय है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है। दूसरा ही कर्नाटक युद्ध अभी समाप्त हुआ है, क्योंकि 1754 तक ही चला ही है लगातार। तो पांडिचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा भी कर लिया। समय है तीसरा कर्नाटक वार।
जो कि 1756 से 63 तक चलेगा। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध इस समय शुरू हो चुका था, इस यही एक मुख्य कारण बना। और 1763 में पेरिस की संधि होती, इसमें अंग्रेज क्या होते, विजयी हो जाते हैं और ये युद्ध समाप्त भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना इसमें कि 1758 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डिलाली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा था, जिसके आने से क्या होता है, भारत में युद्ध को गति मिल जाती है। वांडीवाश का युद्ध होता 1760 में। 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ है, जो कि कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। तो इसमें काउंट डिलाली ही है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता। ठीक है। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा, आयरकूट कर रहा है। अंग्रेज विजयी होते हैं भाई, सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो जाता है यहीं पे। 63 में पेरिस की संधि हो जाती है, सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है और क्या हो जाता है, फिर इनका भी युद्ध आपस में समाप्त हो ही जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अच्छा, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे अब महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में अगर देखा जाए ना, तो जैसे युद्ध का नाम है सेंट थॉम का युद्ध। सेंट थॉम का युद्ध कब लड़ा गया भाई, 1748 में लड़ा गया। कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, फ्रांसीसी इसमें विजयी हो गए। अंबूर का युद्ध 1749 में लड़ा गया। डुप्ले मुजफ्फरजंग चंदा साहब की त्रिगुट था और कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन के मध्य हुआ, त्रिगुट विजय हो गई। अरकाट का युद्ध हुआ 1752 में। क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए। फिर वांडीवाश का युद्ध 1760 में लड़ा जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, इसमें भी अंग्रेज ही विजयी होते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में एक चीज ध्यान रखना कि पहली बार ब्रिटिश शासन ने 1593 में लीवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार दे दिया। और 31 दिसंबर 1600 का समय है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुमोदन से द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से एक व्यापारिक संस्थान को सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। तो डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित किया और कोच्चि को प्राप्त कर लिया। डचों ने कोच्चि को प्राप्त किया। 1663 में डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। 1814 में कोच्चि को ब्रिटिशों ने ले लिया। किससे, डचों से भाई। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो था ना, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और भारत में अफीम की तस्करी की जाती थी। तो ठीक है, ये हम बिहार बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा हमको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे काल कोठरी की घटना आप लोगों को पता होगी कि बंगाल से संबंधित है। अब बंगाल के नवाब कौन है, सिराजुद्दौला से संबंधित है खास करके ये। तो हमें बंगाल के बारे में पता करना पड़ेगा कि बंगाल चल क्या रहा था। देखो बंगाल में क्या है ना कि 1717 में मुर्शीद कुली खां वहाँ का सूबेदार नवाब बन जाता है। इसने अपनी राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बना ली और इसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक या अधिकार पत्र का दुरुपयोग खूब किया था। किसने, यही मुर्शीद कुली खां ने किया। मुर्शीद कुली खां की फिर 1727 में मृत्यु हो जाती ना और नवाब बनता है शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला 1727 में नवाब बनता है और ये एक न्यायप्रिय, अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। 32 में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है यही। और फिर 1739 में क्या होता है, शुजाउद्दौला की मृत्यु होती है और शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद सरफराज खां नवाब बनता है। जबकि 1740 का जो समय है ना, 1740 का समय है, इस समय एक व्यक्ति हैं, नाम है अलीवर्दी खां। अलीवर्दन खां ने क्या किया कि इन्होंने भैया सरफराज खां को मार दिया और बन गए बंगाल के नवाब। अलीवर्दी खां जिन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, कहा था कि भैया इनको छेड़ा न जाए तो ये शहद दे देंगे और अगर छेड़ दिया गया तो ये काट काट कर मार भी डालेंगे। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, ध्यान रखना। इसने अपनी जो सबसे छोटी इनकी बिटिया थी, पुत्री थी, उनका एक पुत्र था सिराजुद्दौला, जिसे इन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। वैसे इनकी कई सारी बेटियां थीं, ठीक है,
फिर भी